घने जंगल के बीच, जहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्ष सूरज की किरणों को छूने को बेताब रहते थे, वहाँ एक छोटा सा कच्चा मकान खड़ा था। मकान की दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थी और छत पर पुरानी खप्परचियां बिछी थी। मकान के सामने एक छोटा सा आंगन था, जिसमें मिट्टी का चूल्हा धीमी आंच में धुआं छोड़ रहा था। इस छोटे से घर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था सावित्री और छोटी का नाम राधा। उनके माता पिता कई बरस पहले एक महामारी में दुनिया छोड़ गए थे। तब से इस घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी इन दो बहनों के कंधों पर आ पड़ी थी। सावित्री स्वभाव से गंभीर और जिम्मेदार थी। वो मेहनत से काम करती और हर कदम सोच समझकर उठाती। दूसरी ओर राधा चुलबुली, मासूम और हंसमुख थी। उसकी हंसी से आंगन में रौनक छा जाती थी। एक शाम सावित्री जंगल से लकड़ियों का गट्ठर सिर पर लादे घर लौटी। उसका चेहरा थकान से भरा था, पर आंखों में संतोष की चमक थी। आंगन में कदम रखते ही उसने गट्ठर नीचे रखा और राधा से बोली, राधा, आज का गट्ठर कुछ ज्यादा भारी है। कल सुबह इसे गांव के बाजार में बेचने जाना होगा। तू आज खाना बना दे, मैं थोड़ा थक गई हूँ। दीदी, हर बार तुम मुझे चूल्हे पर बिठा देती हो। कभी तुम भी तो रोटी सेंक लो। मैं भी तो जंगल से लकड़ियाँ लाती हूँ, फिर तुम्हें भी कभी चूल्हा संभालना चाहिए। अरे मेरी प्यारी बहन, तू अभी छोटी है। तुझे तो घर के सारे काम सीखने हैं। चूल्हा, चौका, आटा गूंथना, पानी भरना, ये सब तुझे आना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि तू हर काम में निपुण हो जाए। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी मन में आता है कि अगर माँ बाबूजी होते तो हमें इतनी मेहनत न करनी पड़ती। माँ हमें प्यार से खाना खिलाती और बाबूजी गांव से मिठाई लाते। कितना अच्छा होता। राधा, तू फिर वही पुरानी बातें शुरू कर देती है। भगवान ने हमें माँ बाबूजी से दूर कर दिया, पर हिम्मत भी तो दी है। ये जंगल हमारा साथी है। जब हवा में पत्तियां सरसराती हैं, तो मुझे लगता है जैसे बाबूजी कुछ कह रहे हों। और जब चूल्हे की आंच जलती है, तो माँ की मौजूदगी महसूस होती है। हम अकेले नहीं हैं राधा। दीदी, तुम हमेशा मुझे हिम्मत दे देती हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कभी डर नहीं लगता। ये छोटा सा घर मुझे किसी महल से कम नहीं लगता। उस रात दोनों बहनें देर तक बातें करती रहीं। चूल्हे पर मोटी दाल पक रही थी और बाहर जंगल का सन्नाटा गहरा रहा था। पर उस छोटे से घर में बहनों की बातों और विश्वास से एक अलग ही उजाला बिखर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ सावित्री और राधा ने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़ी। रास्ता जंगल से होकर जाता था, जहां पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट एक अनोखा संगीत रच रही थी। बीच बीच में झाड़ियों से छोटे मोटे जानवरों की आवाजें आती। गांव पहुंचकर वे चौपाल की ओर बढ़ीं, जहां गांव के बुजुर्ग बैठे गपशप कर रहे थे। एक बुजुर्ग, जिन्हें सभी दादूजी कहते थे, उन्होंने दोनों को देखकर पुकारा, अरे सावित्री, राधा, फिर इतना भारी गट्ठर लेकर आ गई। इस जंगल में अकेले कैसे इतना बोझ ढो लेती हो? डर नहीं लगता? दादूजी, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें यकीन है कि भगवान हमारे साथ हैं। ये जंगल हमारे लिए माँ बाप जैसा है। पेड़ हमें फल देते हैं, नदी हमें पानी, और ये लकड़ियाँ हमें रोजी रोटी। हम उसी में खुश हैं। हाँ दादूजी, जंगल हमारा घर है। हमें जो मिलता है उसी से गुजारा कर लेते हैं। चलो जल्दी जाओ, बाजार में देर हो जाएगी। दोनों बहनें गट्ठर लिए बाजार की ओर बढ़ गईं। उस दिन लकड़ियां बेचकर जब वे घर लौटीं, तो आसमान काले बादलों से ढक चुका था। बरसात का मौसम था और शाम होते होते तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सावित्री और राधा अपने मकान के अंदर बैठी थीं। बाहर तूफान की आवाजें गूंज रही थीं। राधा ने डरते हुए कहा, दीदी, छप्पर तो टूट ही जाएगा लगता है। बाहर पेड़ों की हिलने की आवाज सुनाई दे रही है। अगर घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? राधा, डरने की जरूरत नहीं। भगवान सब देख रहे हैं। अगर छप्पर टूट भी गया
तो हम मिलकर नया बनाएंगे। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। बारिश पूरी रात थमने का नाम नहीं ले रही थी। मकान की मिट्टी की दीवारें भीगकर भारी हो गई थीं, पर छप्पर मजबूती से डटा रहा। दोनों बहनें रात का खाना खाकर एक कोने में पास पास बैठी रहीं। राधा ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, अगर दीवारें भी गिर गई तो? राधा, मुश्किलें आती जाती रहती हैं। ये रात भी गुजर जाएगी। सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाबूजी की यादों के साथ जिएंगे। देख, छप्पर तो अब भी सही है। तूफान थम गया है, अब सिर्फ हल्की बारिश बाकी है। राधा ने दीदी की बातों से हिम्मत पाई और चुप हो गई। पर पूरी रात दोनों बहनों के मन में अपने छोटे से घर की चिंता सताती रही। सुबह जब गांव की सुलोचना काकी उनके घर आईं, तो उन्होंने मकान की हालत देखकर राहत की सांस ली। बेटियों, शुक्र है तुम्हारा घर सलामत है। मुझे और तुम्हारे काका को रात भर तुम्हारी चिंता सता रही थी। इतने तूफान में तुम दोनों कैसे होंगी? पर भगवान का शुक्र है, तुम और तुम्हारा घर दोनों सुरक्षित हैं। काकी, आप सबके आशीर्वाद और भगवान की मेहरबानी से हमारा घर बच गया। अब बारिश का मौसम भी खत्म होने वाला है, तो मन को थोड़ा सुकून मिल रहा है। आप हमारे लिए माँ बाप जैसी हैं। अच्छा लगा कि आप हमारा हाल लेने आई। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है। पर बेटी, हम तो कब से कह रहे हैं कि तुम दोनों हमारे पास आकर रहो। इस जंगल के बीच इतना खतरा ठीक नहीं। नहीं काकी, आप तो जानती है, ये घर और जमीन माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ बेटी, मैं समझती हूँ, इसलिए तुमसे जिद नहीं करती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। काकी, थोड़ा रुककर चाय पी लीजिए। नहीं बेटी, तुम लोग अपने काम करो, मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर सुलोचना काकी चली गईं। सावित्री नदी से पानी लेने चली गई और राधा रसोई के काम में जुट गईं। बरसात का मौसम अब थम चुका था। खेतों में हरियाली लौट रही थी और गांव में मेले की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हर साल बरसात के बाद गांव में मेला लगता था, जिसमें गांव वाले उत्साह से हिस्सा लेते थे। पर इस बार भी गांव वालों के चेहरों पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। इसका कारण था गांव का जमींदार किशन लाल और मुखिया भगत राम। दोनों मिलकर गरीबों से जबरन चंदा वसूलते थे और अपनी ताकत का रौब दिखाते थे। उस सुबह सावित्री और राधा आंगन में अनाज सुखा रही थीं। चूल्हे पर राधा ने खिचड़ी चढ़ाई थी। तभी दूर से जमींदार किशन लाल, मुखिया भगत राम और उनका एक नौकर आते दिखे। सावित्री ने राधा से धीमे से कहा, राधा, ये लोग जरूर मेले के चंदे के लिए आए होंगे। दीदी, अब क्या करेंगे? हमारे पास तो चंदा देने को कुछ नहीं है। चुप रहे, पहले इनकी बात सुनते हैं। कुछ ही पल में जमींदार और मुखिया आंगन में आ धमके। किशनलाल के चेहरे पर घमंड झलक रहा था और भगतराम इठलाता हुआ बोला, सावित्री, राधा, सुनो, गांव का मेला आने वाला है। हर घर से चंदा देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। जमींदार जी, हम दो अनाथ बहनें हैं। जंगल से लकड़ियां बेचकर जैसे तैसे गुजारा करती हैं। हमारे पास चंदा देने को कुछ नहीं है। कृपया हमें माफ करें। ये क्या बहाने बना रही हो? मेला गांव की शान है। चंदा नहीं दोगी तो चौपाल पर तुम्हारा नाम बदनाम कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों गांव के लिए कुछ नहीं करती। राधा अब तक चुप थी, पर उसका गुस्सा भड़क उठा। जमींदार जी, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी इस गांव की बेटियां हैं। पर जो बहनें पेट भरने को अनाज जुटाने में मेहनत करती हों, उनसे आप चंदा मांगते हैं। ये तो सरासर गलत है। चुप रहे लड़की, ज्यादा जबान मत चला। हम गांव के बड़े लोग हैं, हमें पता है तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। गरीब को चुप रहना चाहिए और जो कहा जाए वो करना चाहिए। मुखिया जी, हम आपका सम्मान करती हैं, पर जबरदस्ती चंदा लेना ठीक नहीं। मेला गांव की खुशी के लिए होता है, ना कि किसी को डराने के लिए। हम चाहें तो मेले में सेवा कर सकती हैं, पर चंदा देना
हमारे लिए असंभव है। देखो भगत राम, ये लड़कियां हमें सिखाने चली हैं। सुनो, जमींदार और मुखिया की बात टालने का अंजाम अच्छा नहीं होता। चाहे जो हो, हम अपना पेट काट कर आपका लालच नहीं पूरा करेंगे। आप बड़े हैं, हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, पर सच यही है कि चंदे के नाम पर आप गांव वालों को लूटते हैं। आंगन में सन्नाटा छा गया। किशनलाल और भगतराम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भगतराम ने चिल्लाकर कहा, रामलाल जी, छोड़िए इन लड़कियों को। चौपाल पर इनका नाम बदनाम करेंगे और मेले में इनके आने पर रोक लगा देंगे। फिर देखते हैं गांव वाले इनसे कैसे पेश आते हैं। ठीक है, हम अभी जाते हैं, पर याद रखना, जमींदार की बात टालना आसान नहीं। तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। ये कहकर दोनों अपने नौकर के साथ चले गए। सावित्री और राधा देर तक खामोश खड़ी रहीं। हवा में एक अजीब सा तनाव था। राधा ने डरते हुए कहा, दीदी, अब क्या होगा? अगर इन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने मारेंगे। राधा, सच का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, पर हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम आज झुक गए तो कल ये लोग और ज्यादा जुल्म करेंगे। हमें हिम्मत से खड़ा होना होगा। राधा ने दीदी की आंखों में साहस देखा और सिर हिलाकर बोली, हाँ दीदी, चाहे गांव हमें गलत समझे, हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। उस शाम दोनों बहनों ने चूल्हे पर खिचड़ी बनाई, पर उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या गांव वाले उनकी सच्चाई समझेंगे या जमींदार और मुखिया की बातों में आ जाएंगे? रात गहराती गई और जंगल की हवा में सरसराहट थी। अगली सुबह सावित्री और राधा लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार की ओर निकली। रास्ते में उन्होंने देखा कि चौपाल पर जमींदार और मुखिया गांव वालों को इकट्ठा कर मेले की बात कर रहे थे। किशनलाल जोर से बोला, सुनो गांव वालों, इस साल का मेला हमारी शान है। हर घर से चंदा देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। जो चंदा नहीं देगा उसका नाम बदनाम होगा। हाँ, और जिसने हमारी बात नहीं मानी उसकी जमीन जायदाद पर भी असर पड़ेगा। गांव वाले डर के मारे चुपचाप खड़े थे। कुछ ने तुरंत पैसे दे दिए, कुछ सिर झुकाए खड़े रहे। तभी भगतराम की नजर सावित्री और राधा पर पड़ी। उसने तंज कसते हुए कहा, अरे देखो तो, ये दोनों बहनें भी यहाँ खड़ी है। इनका घर जंगल में है, पर चंदा देने को पैसे नहीं। गांव से दूर है, अब समाज से भी दूर हो जाएंगी। दीदी, ये लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, हम क्या करें? चुप रह राधा, पहले इनकी बात सुन ले। हमारी मजबूरी सबके सामने आएगी। सावित्री आगे बढ़ी और हाथ जोड़कर बोली, मुखिया जी, जमींदार जी, हम दो अनाथ बहनें हैं। लकड़ियां बेचकर जो मिलता है उसी से गुजारा होता है। आप सब जानते हैं, मेले में हम सेवा करेंगी जैसे हर साल करती हैं, पर चंदा देना हमारे बस में नहीं। जब माँ बाबूजी थे तब वे चंदा देते थे, अब हमारी हालत आप समझे। क्या बकवास कर रही हो? मेला कोई मजाक है? अगर सब तुम्हारी तरह बहाने बनाने लगे तो मेला कैसे लगेगा? सावित्री, तू अपने को बहुत समझदार समझती है, पर याद रख, गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन जंगल के किनारे है। अगर हम चाहें तो तेरा रास्ता बंद करवा दें, फिर तू लकड़ियां बेचने भी नहीं जा पाएगी। गांव वाले ये सब सुन रहे थे, पर डर के मारे कोई बोल नहीं रहा था। सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, जमींदार जी, हम गरीब हैं पर कमजोर नहीं। मेला गांव की खुशी के लिए होता है, न कि गरीबों को लूटने के लिए। आप चाहें तो हमें मेले की सेवा से निकाल दें, पर चंदा हम नहीं दे सकते। हाँ, दीदी सही कह रही हैं। हम हर साल मेले में मंदिर साफ करते हैं, पानी भरते हैं, यही हमारा चंदा है। पैसे तो हमारे पास हैं ही नहीं। किशनलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, बड़ी जबान चल रही है, गांव वालों के सामने साहस दिखा रही हो, बाद में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तभी एक गांव की बुजुर्ग महिला मंगला काकी बोली, जमींदार जी, ये बच्चियां सच कह रही हैं। इनका हाल सब जानते हैं। इनसे चंदा मांगना ठीक नहीं। इनकी मेहनत ही इनका चंदा है। गांव की दूसरी औरतें भी बोल उठीं। हाँ, सावित्री और राधा मेहनती हैं, इनके पास कहाँ से पैसे आएंगे?
अगर आप इनसे चंदा लेंगे तो हम भी चंदा नहीं देंगे। माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले डर था वहाँ अब विरोध की आवाजें उठने लगीं। किशनलाल और भगत राम ने देखा कि अगर और दबाव डाला तो गांव वाले उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। किशनलाल ने कहा, ठीक है, इनसे चंदा नहीं लेंगे, पर याद रखना जमींदार की बात टालने का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये कहकर वे चले गए। राधा ने डरते हुए कहा, दीदी, ये लोग अब हमसे दुश्मनी करेंगे। डर मत राधा, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। अगर गांव हमारे साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। उस रात दोनों बहनें सो नहीं पाईं। जंगल की हवा में सरसराहट थी, पर उनके मन में तूफान था। सावित्री जानती थी कि जमींदार और मुखिया चुप नहीं बैठेंगे। अगली सुबह दोनों बहनें चिंतित थीं। राधा ने कहा, दीदी, रात भर मुझे मुखिया और जमींदार की बातें याद आती रहीं। उनकी आंखों में गुस्सा था। मुझे लगता है वे हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। हाँ राधा, उनकी नजर हमारी जमीन पर है, पर हम हार नहीं मानेंगी। उधर जमींदार के घर में किशनलाल, भगत राम और उनका नौकर गुप्त योजना बना रहे थे। किशनलाल ने कहा, मैं बरसों से उनकी जमीन पर नजर रखे हुए हूँ। उनके बाप ने मुझे बेइज्जत किया था, अब उनकी बेटियां भी वही कर रही हैं। हमें उनकी जमीन लेनी होगी। हाँ, वो जमीन हमारे अवैध धंधों के लिए एकदम सही है। मेले के बहाने हम उन्हें वहां से हटा सकते हैं। अगर गांव वाले उनके साथ आए तो हम उन्हें कुछ पैसे देकर जमीन छुड़वा लेंगे। दोपहर होते होते किशनलाल, भगत राम और उनका नौकर सावित्री और राधा के घर पहुँचे। किशनलाल ने धमकाते हुए कहा, तुमने मेले में चंदा न देकर गांव का अपमान किया है। अब या तो ये जमीन छोड़ दो या समाज से अलग हो जाओ। हमने कुछ गलत नहीं किया, ये हमारी माँ बाबूजी की जमीन है। आप लोग गांव वालों का भरोसा तोड़ रहे हैं। हमें पैसे नहीं चाहिए, ये जमीन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। किशनलाल और भगत राम गुस्से में चले गए। दोनों बहनें डर गईं और गांव के भोलाराम काका के पास मदद मांगने गईं। भोलाराम ने कहा, बेटियों, डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास जमीन के कागजात हैं। मैं ठाकुर रघुनाथ जी से बात करूंगा। वे इस इलाके के सबसे बड़े और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। काका, क्या ठाकुर जी हमारी मदद करेंगे? हाँ बेटी, वे सच्चे लोगों का साथ देते हैं। भोलाराम ठाकुर रघुनाथ के पास गए और सारी बात बताई। ठाकुर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने सुना था कि किशनलाल किसी की जमीन पर नजर रखे है। अब तुमने पुख्ता खबर दी है। मैं अपने आदमी को उनके पीछे लगाता हूँ। उसी रात भोलाराम और ठाकुर का आदमी किशनलाल और भगत राम की बातें सुन लेते हैं। किशनलाल कह रहा था, हमें आज रात ही उन दोनों बहनों को डराकर उनकी जमीन ले लेनी चाहिए। तभी भोलाराम और ठाकुर का आदमी सामने आ गए। भोलाराम ने कहा, तुम्हारी साजिश सुन ली गई है। अब ठाकुर जी तुम्हें सजा देंगे। अगली सुबह चौपाल पर गांव वाले जमा थे। ठाकुर रघुनाथ ने किशनलाल और भगत राम को बुलाया। दोनों डर से कांप रहे थे। ठाकुर ने कहा, सच बोलो, वरना सजा कड़ी होगी। किशनलाल और भगत राम ने गलती कबूल की और माफी मांगी। ठाकुर ने कहा, मुखिया, तुम्हें पद से हटाया जाता है। किशनलाल, तुम मेले का सारा खर्चा उठाओगे और दोनों बहनों से माफी मांगो। दोनों ने सावित्री और राधा से माफी मांगी। गांव वालों ने तालियां बजाईं। सावित्री और राधा ने ठाकुर और भोलाराम को धन्यवाद दिया। घर लौटकर दोनों ने राहत की सांस ली। सावित्री ने कहा, राधा, सच का रास्ता कठिन होता है, पर जीत उसी की होती है। हाँ दीदी, माँ बाबूजी हमें देखकर खुश हो रहे होंगे। इस तरह दोनों बहनों की हिम्मत और गांव वालों के समर्थन से न्याय की जीत हुई।